हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोलोइडल सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर में हमने किया था टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। उससे पिछले लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइड्स हम कर चुके थे। आज हम करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन कि कोलोइडल सॉल्यूशंस में अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो उसको कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। देखो, कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है हम सबको पता है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक का साइज होता है। ठीक है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं उनका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा साइज होता है और जिसको हम नाम देते हैं क्रिस्टलोइड्स। ठीक है, यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी उसको हम नाम देंगे क्रिस्टलोइड्स। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर किसकी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं? क्रिस्टलोइड्स की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम सेपरेट करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है सेपरेट करने का डायलिसिस मेथड। डायलिसिस मेथड। अब डायलिसिस मेथड में क्या लिया जाता है? एक बीकर लेंगे हम, बीकर के अंदर कोई भी एक सॉल्यूशन लेंगे, कोई भी वाटर ले सकते हैं। एक पर्चमेंट बैग लेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ एक बैग होगा जिसके अंदर हम इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे जिसके अंदर क्रिस्टलोइड प्रेजेंट हैं। जैसे ही हमने डाला, हमें पता है कि जो क्रिस्टलोइड्स होते हैं उनका साइज छोटा होगा तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे, और जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि जो पर्चमेंट बैग हमने लिया है उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम इस बैग में प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन बचेगा और जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी क्रिस्टलोइड्स की वो सारी कहाँ आ जाएंगी? बाहर आ जाएंगी। क्लियर? और इसी प्रोसेस को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर इस प्रोसेस को कराएं तो उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्लियर? ये हो गया। अब आता है इसमें सेकंड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड क्या कहता है कि जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, जो सिंपल फिल्टर पेपर होगा उसके पोर्स का साइज बड़ा होता है। ठीक है, जिसके अंदर अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन भी अपना नीचे पास हो जाएगा। तो क्या किया जाता है, स्पेशल मेथड से जो सिंपल फिल्टर पेपर होता है उनके पोर्स के साइज को रिड्यूस किया जाता है। पोर्स के साइज को क्या किया जाएगा? रिड्यूस किया जाएगा, इतना छोटा कि जिसमें से 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल तो पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल नहीं हो सकते। तो उस फिल्टर पेपर को यहाँ पे कीप की हेल्प से हम यहाँ पे डालेंगे, पोर्स का साइज हो गया छोटा। जैसे ही हमने कोलोइडल सॉल्यूशन डाला, कोलोइडल सॉल्यूशन अपना सारा ऊपर रहेगा और जो क्रिस्टलोइड्स हैं साइज उनका 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो वो यहाँ पे नीचे पास हो जाएंगे। तो ये था इसका सेकंड मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सिंपल फिल्टर पेपर है उसको पहले किस में कन्वर्ट किया जाता है? अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, यानी कि जिसके पोर्स के साइज को रिड्यूस कर दिया जाता है। 1 नैनोमीटर से छोटे उसके पोर्स का साइज होता है जिससे कोलोइडल पार्टिकल्स बाहर नहीं आ सकते। थर्ड मेथड है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में सेंट्रीफ्यूगल मशीन का यूज़ किया जाता है। जैसे बटर से
ये हो गया, जैसे ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होगी, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन लिया जाता है, ये एक टाइप की टेस्ट ट्यूब होगी। यहाँ पे क्या लेंगे हम, इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन लेंगे और उसको उठा के इसमें टेस्ट ट्यूब को इसमें हम डालेंगे सेंट्रीफ्यूगल मशीन में। और जो ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है वो उन टेस्ट ट्यूब को बहुत हाई स्पीड के साथ रोटेट कराती है। हाई स्पीड के साथ रोटेट कराने से क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल हैं यानी कि जो क्रिस्टलोइड्स के पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाएंगे सारे, और जो हैवी पार्टिकल हैं यानी कि कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो नीचे रह जाएंगे और उनको हम इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो ये 3 मेथड थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई किया जा सकता है। भी जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे हरियाणा बोर्ड से हटा दिए गए हैं, तो आपको प्रदीप की जो बुक है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको नहीं करने हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस हो चुका है अपना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जिसको कैटाफोरेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस या फिर कैटाफोरेसिस प्रोसेस। अब जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स पे चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो होते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी ट्यूब ली जाती है इस टाइप से, वहाँ पे हम कोलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे यानी कि एक साइड कैथोड की प्लेट हम लगाएंगे, एक साइड एनोड की प्लेट। एनोड को जोड़ा जाता है पॉजिटिव पोल से, यहाँ पे कैथोड को नेगेटिव पोल से जोड़ा जाता है। ये हो गया एनोड, ये कैथोड, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई यानी कि करंट अप्लाई किया जाएगा इसमें, स्विच ऑन जब इसको किया जाएगा, तो यहाँ पे जो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो वो अपनी अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। तो यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, द माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर हो गया ये। द माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर कैटाफोरेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं इसमें कोगुलेशन। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अपना कोगुलेशन या फिर फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन, अब देखो कोगुलेशन होता है एक टाइप से क्लस्टर का बनना। ओके, अब हमने मान लिया अपने पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये अपने पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, ये है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। हमने देखा कि इसमें जो पार्टिकल हैं वो 6 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का बना हुआ एक कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करेंगे। अपोजिट चार्ज के पार्टिकल को हम ऐड करेंगे यानी कि उसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अपोजिटली चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स को हम इसमें ऐड करेंगे।
फॉर एग्जांपल हम इसमें Na पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मान लिया हमने इसमें Na पॉजिटिव को 6 Na पॉजिटिव को इसमें ऐड किया तो क्या होगा, पॉजिटिव जैसे ही नेगेटिव के साथ मिलेगा बैलेंस हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस जो न्यूट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस है, जब अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया जाता है, उस प्रोसेस को नाम देंगे हम कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। ओके, अब कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन में अगर डिफरेंस पूछा जाए, जो फ्लोक्यूलेशन है वो एक परमानेंट प्रोसेस नहीं होती, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है वो कम अमाउंट में ऐड किया जाता है, जिसके थोड़ी देर के बाद ही जो कोलोइडल सॉल्यूशन है वो फिर से चार्ज वाला हो जाता है। जबकि कोगुलेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया जाता है उसकी क्वांटिटी हाई होती है और ये एक परमानेंट प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट आता है इसमें फ्लोक्यूलेशन वैल्यू या फिर कोगुलेशन वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, द अमाउंट ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रोलाइट जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम इसमें डाल रहे हैं, उस अमाउंट को क्या बोला जाता है, कोगुलेशन वैल्यू। ठीक है, अब आती है, अब यहाँ पे हम सिंपली देखें इसको, एग्जाम्पल से हम लें, ये कोलोइडल सॉल्यूशन लिया हमने जिसमें 6 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, इसको हम न्यूट्रलाइज यानी कि कोगुलेशन इसमें तो हम कर रहे हैं Na पॉजिटिव से, इसमें कोगुलेशन कर रहे हैं हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव से। तो इसको न्यूट्रल करने के लिए Na पॉजिटिव कितने मिलाने पड़ेंगे, 6। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है, कोगुलेशन वैल्यू है, वो कितनी है, 6 है। और यहाँ पे न्यूट्रल बनाने के लिए कितने मिलाने पड़ेंगे, क्योंकि जो एक एल्यूमिनियम है वो 3 को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोगुलेशन वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इसकी कोगुलेशन वैल्यू है 2, यहाँ कोगुलेशन वैल्यू है 6। अब कोगुलेशन पावर की हम बात करें, कोगुलेशन पावर की हम बात करें तो पावर किसकी ज़्यादा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेशन पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, और उसकी वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, हमें कम लेनी पड़ेगी। तो ये ध्यान रख लेना, कोगुलेशन पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। क्लियर। अब इसी में एक लॉ आती है हार्डे-स्कुल्जे लॉ, वो हमने करना है। तो नेक्स्ट अपना है हार्डे-स्कुल्जे लॉ, जो कोगुलेशन पे ही बेस्ड है। तो इसने 2 पॉइंट दिए हमें अकॉर्डिंग टू हार्डे-स्कुल्जे लॉ। पहले तो कोगुलेशन की डेफिनेशन ही हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को डालते हैं, यानी कि द आयंस हैविंग अपोजिट चार्ज आर इफेक्टिव इन फ्लोक्यूलेटिंग द कोलोइडल पार्टिकल। हमने सीधा क्या लिखना है कि कोगुलेशन करने के लिए अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को ऐड किया जाता है और उन अपोजिटली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया जाता है कोगुलेटिंग आयंस या फिर फ्लोक्यूलेटिंग आयंस। क्या लिखेंगे, फॉर कोगुलेशन या फिर फॉर न्यूट्रलाइजेशन द अपोजिट चार्ज particles are added to the colloidal solution. These opposite charged particles are called फ्लोक्यूलेटिंग आयंस या फिर कोगुलेटिंग आयंस, उनको बोला जाता है। सेकंड है इसमें कि द मोर द चार्ज ऑन द फ्लोक्यूलेटिंग आयंस द मोर विल बी द फ्लोक्यूलेटिंग पावर।
यानी कि जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमने पीछे भी पढ़ाई है, इन दोनों में से चार्ज किसका ज़्यादा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव पे, यानी कि जिसकी वैलेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर, उसकी फ्लॉक्यूलेटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक जो तुमने करना है। नेक्स्ट 1-2 टॉपिक बचे हैं इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।